नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज हम इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत कंपनी विधि में अंशों के आवंटन के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कंपनी विधि की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स है वो कैसे किया जाता है, यानी जो भी अंश होते हैं कंपनी द्वारा जो अंश जारी किए जाते हैं उनका आवंटन किस प्रकार से किया जाता है और उसकी क्या प्रक्रिया होगी। सबसे पहले अपन अंशों के आवंटन और उसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। अंशों के आवंटन से आशय है कंपनी द्वारा आवेदकों से अंशों की बिक्री की संविदा करने से है। अंशों का आवंटन वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य बनता है। अंशों को क्रय करने का नियमित नियमन संविदा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, अर्थात अंशों का आवंटन संविदा विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, क्योंकि अंशों का क्रय संविदा होती है जिसमें अंशधारी प्रस्तावकर्ता तथा कंपनी स्वीकृतिकर्ता होती है। अतः अंश क्रय की संविदा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें संविदा से संबंधित सभी शर्तें पूर्ण हों। अंशों के आवंटन की प्रक्रिया को अपन निम्न तरीकों से जान सकते हैं। तो अंशों का आवंटन जो होता है वो एक तरह से संविदा होती है, यानी अंशों का आवंटन होते ही जो अंशधारी होता है उसका और कंपनी का आपस में संबंध स्थापित हो जाता है, और ये संबंध तभी पूर्ण होता है जब वह संविदा की सभी शर्तों को पूरा करता है। जब संविदा की शर्तों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो अंशों के आवंटन की प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहली जो इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है वो है अंशों के लिए आवेदन। सबसे पहले पक्षकारों द्वारा या जो अंशधारी बनना चाहता है उन व्यक्ति द्वारा कंपनी में अंशों के लिए आवेदन किया जाता है। कंपनी द्वारा अंशों के आवेदन के लिए विवरण पत्रिका के माध्यम से जनता को सूचना दी जाती है। तत्पश्चात यदि कोई व्यक्ति कंपनी का अंशधारी सदस्य बनना चाहता है तो उसे कंपनी के अंश खरीदने के लिए कंपनी को आवेदन करना होता है। यह आवेदन उसके द्वारा अंश क्रय का प्रस्ताव होता है, यानी वही जो कंपनी में वही जो संविदा के अंतर्गत जो प्रस्ताव और स्वीकृति होती है जो कि स्वतंत्र होनी चाहिए, वही प्रक्रिया इसके अंतर्गत भी कंपनी में जो कंपनी के सदस्य बनना चाहते हैं उनके द्वारा तो जैसे ही वो आवेदन करते हैं तो ये माना जाता है कि उन्होंने कंपनी में अंश खरीदने के लिए प्रस्ताव किया है। जब कंपनी अंश क्रय करने वाले व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करके उसे अंश विक्रय करने के लिए तैयार हो जाती है तो उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। जैसे ही कंपनी तैयार हो जाती है कि ठीक है मैं मेरे अंश बेचना चाहती हूँ या देना चाहती हूँ, तो वो उसकी स्वीकृति मानी जाएगी। तो कंपनी तथा संबंधित व्यक्ति के मध्य आबद्ध कर संविदा का निर्माण होता है। ऐसी स्वीकृति की संसूचना लिखित, मौखिक या आचरण द्वारा होती है। जो भी सूचना होती है जो कंपनी द्वारा दी जाती है, जो प्रस्ताव किया जाता है वो लिखित में आवेदन किया जाता है तथा कंपनी द्वारा जैसे ही स्वीकृति की जाती है वह जो सूचना है वो लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। अब आवंटन, अंशों का आवंटन किस प्रकार किया जाता है। जब कंपनी द्वारा आवेदन की स्वीकृति दे दी जाती है, जैसे ही कंपनी को आवेदन प्राप्त होता है और वह स्वीकृति प्रदान कर देती है तो कंपनी को युक्तियुक्त समय में अंशों का आवंटन किया जाना आवश्यक होता है। यदि कंपनी द्वारा अंशों के आवंटन में बिना किसी औचित्य के विलंब किया जाता है या हो जाता है तो आवेदन करने वाला व्यक्ति अपने प्रस्ताव को वापस देखता है। जैसे ही ये लगता है कि कंपनी विलंब कर रही है, अंशों के आवंटन करने में विलंब कर रही है, तो जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वह उस आवेदन को वापस भी ले सकता है, यानी प्रस्ताव को विखंडित किया जा सकता है। जब कंपनी अंशों के आवंटन की स्वीकृति देती है तो उसे निम्न जो नियम है उनका पालन करना आवश्यक होता है। पहला जो है वो है अंशों का आवंटन कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार। जो कंपनी के जो अंतर्नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार कंपनी में अंशों का आवंटन होना चाहिए, यानी अंतर्नियमों के विरुद्ध जाके किसी भी कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन नहीं किया जाता है। अंशों के आवंटन के लिए संबंधित पक्षकार को सूचना दी जानी आवश्यक है, यानी जो पक्षकार खरीदना चाहता है अंश उसे सूचना दी जानी आवश्यक है जो संविदा के अधिनियम के अनुसार होगी, यानी जो संविदा अधिनियम के अंतर्गत है उसी के अनुसार की जाएगी। अंशों का आवंटन शर्त रहित या पूर्ण होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की उसमें शर्त नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र में आवेदन द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो अंशों का आवंटन तभी प्रभावी होगा जब वह शर्त पूर्ण हो जाती है। यदि शर्त लगाई जाती है तो ये तभी प्रभावी होगा जब वह शर्त पूर्ण हो जाती है। आवंटन की सूचना कंपनी द्वारा आवेदक को युक्तियुक्त समय में दी जानी चाहिए, यानी जो आवंटन किया जा रहा है वो सूचना कंपनी द्वारा आवेदक को युक्तियुक्त समय में दी जानी आवश्यक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39(4) के अनुसार अपने अंशों का आवंटन करने वाली कंपनी को अंश आवंटन की तिथि से 30 दिन के भीतर आवंटित अंशों का वितरण कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजना होगा। यानी जैसे ही कंपनी द्वारा आवंटन किया जाता है
उसकी सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को भेजनी आवश्यक है, जिससे कि कंपनी रजिस्ट्रार ये पता लगा सके कि कंपनी ने कितने अंश बेच दिए हैं। उसे अंश आवंटन विवरणी कहा जाता है। यानी जो अंश कंपनी रजिस्ट्रार जो जिसको लिखेगा उसे अंश आवंटन विवरणी कहा जाता है। यदि धारा 39(4) का उल्लंघन किया जाता है, यदि ऐसा नहीं किया जाता है, कंपनी रजिस्ट्रार को नहीं भेजा जाता है कि किस किस ने आवेदन किया है, तो कंपनी के दोषी अधिकारी को अर्थदंड दिया जा सकता है, जो कि 1,000 रुपये प्रतिदिन की दर से व्यतिक्रम जारी रहने तक 1 लाख रुपये जो भी कम हो से दंडनीय हो सकता है। अब आता है अंशों का अंतरण। अंशों का अंतरण का मतलब है कंपनी अधिनियम की धारा 44 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 के अनुसार अंश चल संपत्ति होती हैं। अतः अंतर नियमों के अनुसार माल की तरह अंतरित किए जा सकते हैं। जिस प्रकार माल अंतरित होता है उसी प्रकार कंपनी के जो अंश है वो भी अंतरित किए जा सकते हैं, परंतु एक प्राइवेट कंपनी का अंशधारी अपने अंशों का अंतरण नहीं कर सकता। एक प्राइवेट कंपनी का जो अंशधारी है वो अंशों का अंतरण नहीं कर सकती यदि उसके अंशों के अंतरण का पर प्रतिबंध लगा हो। एक पब्लिक कंपनी का अंशधारी अपने अंशों का अंतरण कर सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 56 के अनुसार अंश अंतरण के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रावधान निम्न प्रकार से अंशों का अंतरण किया जाता है। पहला इसका पॉइंट वो है, अंशों का अंतरण अंतर्नियम के निर्धारित प्रारूप या विलेख में ही होना चाहिए। जैसे अंश का अंतरण कैसे किया जाएगा, एक निर्धारित जो प्रारूप होगा उसी के अंतर्गत होना चाहिए। यदि अंतर्नियम में ऐसे अंश अंतरण के लिए प्रारूप या विलेख का उपबंध नहीं है तो विलेख अधिनियम के अनुसूची 1 की तालिका क के अनुसार होना चाहिए। यदि कहीं भी यदि अंतर्नियम में ऐसे प्रारूप नहीं दिया गया है तो जो तालिका दी हुई है अनुसूची 1 में उसके क के अनुसार वो जो प्रारूप है वो होना चाहिए। जब अंश अंतरणकर्ता विलेख तैयार कर लेता है तो ऐसे विलेख को अंश प्रमाण पत्र के साथ अंतरित को भेजना होगा। यानी जिस व्यक्ति को अंतरित किया जा रहा है उसको वो अंश प्रमाण पत्र के साथ में वो विलेख है वो भेजना होगा। इसी विलेख पर अंतरणकर्ता तथा अंतरित दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उसके व्यवसाय तथा पते का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये चीज़ें भी इसमें आवश्यक, अंतरणकर्ता और अंतरित के हस्ताक्षर तथा उनके व्यवसाय तथा पत्तों का भी उल्लेख होना चाहिए। ऐसे विलेख तथा हस्ताक्षरों को एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया, ये जो साइन ये हस्ताक्षर किए जाएंगे उनको एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा प्रमाणित भी किया जाना चाहिए। विलेख पर आवश्यक मूल्य के स्टाम्प शुल्क लगे होने चाहिए तथा उन्हें चिपकाने के बाद काट देना चाहिए, यानी उसे निरस्त कर देना चाहिए जो टिकट है, ताकि वह निरस्त मान ली जाए। यदि इनको काटा नहीं जाता है तो कंपनी अंतरण से इनकार कर सकती है। यदि टिकटों को अगर काटा नहीं जाता है तो उसे कंपनी मना भी कर सकती है अंतरण के लिए। अंशों का अंतरण तब तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि कंपनी के रजिस्ट्रार के में अंतरणकर्ता के स्थान पर अंतरित का नाम दर्ज नहीं हो जाता है। यानी जब तक अंतरित का नाम दर्ज नहीं हो जाता है तब तक वो जो अंतरण है वो वैध नहीं माना जाएगा। अंतरण का आवेदन रजिस्ट्रेशन के लिए अंतरणकर्ता या अंतरित द्वारा किया जा सकता है। यानी जो अंतरण का जो आवेदन है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यदि आवेदन अंतरणकर्ता द्वारा किया गया है तथा उसके अंश पूर्णतः चुकता नहीं है तो कंपनी तब तक अंतरण नहीं स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि इस संबंध में अंतरित को सूचना नहीं कर दी जाती। यानी जब तक पूर्ण चुकता नहीं है तब तक उन्हें अंतरित को सूचना देनी होगी तथा अंतरित द्वारा इसी सूचना प्राप्ति के 2 सप्ताह की अवधि तक कोई आपत्ति नहीं उठाई है तब तक वह उसे अंतरित नहीं कर सकते। इस प्रकार आज हमने अंशों के अंतरण के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।